अच्छा, ये जो एम्बुलस होता है ना, इसका मतलब होता है कि वो चीज़ जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रैवल करते हुए ब्लड वेसल के अंदर रुकावट बन गई। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब जब वो रुकावट बनी तो ब्लड सप्लाई जो थी वो कट ऑफ हो गई। जब हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बात करते हैं ना, तो इसमें जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वहाँ पर थ्रोम्बोस आके जो है वो फंसता है, या बन भी जाता है वहाँ पे, या फिर ट्रैवल करते हुए आके वहाँ पर जो एम्बुलेंस होता है वहाँ पे अटक जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड फ्लो रुक जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, हाइपोक्सिया हो जाता है, समटाइम बिल्कुल सांस तंग हो जाता है, डिस्पीनिया हो जाता है। वजह हाइपर कोएगुलेबिलिटी भी होती है इसकी, क्योंकि जिन लोगों के जो कोएगुलेशन ज़्यादा होती है उनके अंदर लोथड़े बनने की या ब्लड सप्लाई के स्लो होने की अक्सर कंडीशंस आती हैं। उस सूरत में बीपी भी आपका ड्रॉप होता है। ठीक है, एंडोथेलियल इंजरीज भी हो सकती हैं। अच्छा, अब इसमें रीजंस क्या क्या होती हैं? एक तो ये हो गया कि वो जो मैंने आपको बताया कि एम्बुलेंस हो गया। दूसरा जो होता है, बाजू का सर्जरी के दौरान भी कोई इसी तरह से कोई चीज़ जो होती है वो अगर ब्लड सप्लाई के अंदर चली जाए और फिर वो ट्रैवल करती हुई जहाँ पे अटक जाएगी तो एम्बुलेंस पैदा करेगी और एम्बोलिज्म पैदा होगा। अब यहाँ पर जो है वो मेलिग्नेंसी की सूरत में भी इस तरह से हो जाता है कि अगर कोई मेलिग्नेंट बॉडी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज कंडीशन बन गई है, उस सूरत में भी, प्रेगनेंसी की सूरत में भी बाज़-औक़ात हो जाता है। जो लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं ना, उनके लिए उनमें भी इस तरह की चीज़ बाज़-औक़ात आ जाती है। अब मैंने आपको बताया कि अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो तो उसमें सांस की तंगी, इसके अलावा चेस्ट पेन या फिर बाज़-औक़ात प्लूरेटिक एफ्यूजन भी इसमें बाज़-औक़ात पैदा हुआ होता है। ये डिपेंड करता है पेशेंट पे। अब यहाँ पर बात आती है कि क्लिनिकली हम इसको कैसे हैंडल करते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए जो टेस्ट करवाए जाते हैं उसमें आर्टीरियल ब्लड गैसेस जो है वो सबसे पहले टेस्ट करवाया जाता है, जहाँ पर ऑक्सीजन के जो सैचुरेशंस होती हैं उसको चेक किया जाता है, ऑक्सीजन के रेट्स को चेक किया जाता है, जो आपके सोर्स प्रोफाइल्स होती हैं वो उसके अंदर जो है वो चेक की जाती हैं, कैल्शियम लेवल्स चेक किया जाता है ताकि पता चले चिलेटिंग फैक्टर कितना है। इसी तरह से ईसीजी की जाती है, चेस्ट एक्सरेज किए जाते हैं, और फिर फाइनली अगर कोई आपको जो है वो उस पर आप डाउट पे आ गए हैं कि हाँ ऐसी चीज़ है, तो फिर पल्मोनरी सीटी और एंजियोग्राफीज भी की जाती हैं, विनोग्राफीज भी की जाती हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जो इमीडिएट इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो ये ऑक्सीजन थेरेपी ही होती है कि अगर ऑक्सीजन ड्रॉप होती है तो फ़ौरन आपको ऑक्सीजन जो है वो पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई देनी पड़ती है ताकि जो स्टेबिलिटी है वो आ जाए। उसके बाद आती है बात कि दूसरी तरफ से क्या किया जाता है, मेडिसिनल फॉर्म में तो एंटीकोएगुलेंट्स दिए जाते हैं ताकि जो ब्लड है वो कोएगुलेट ना हो, और अगर जो थ्रोम्बस है या एम्बुलेंस है वो ट्रैवल करता हुआ जो है वो अगर कहीं प्रॉपर जगह पे पहुंचता है तो उसको किया जा सके, हैंडल किया जा सके। इसमें कार्डियोवैस्कुलर रिस्क ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वेंट्रिकुलर प्रेशर्स भी आ रहे होते हैं इसमें। दूसरी तरफ अगर सर्जिकली देखा जाए तो वो इस तरह से हैंडल करते हैं कि आईवीसी प्लेसमेंट की जाती है, या फिर जो है वो एम्बलेक्टमी की जाती है, फिल्टर होता है वो प्लेस कर दिया जाता है ताकि जो है वो एम्बुलेंस है उसको रोका जा सके और वो अगर ज़्यादा तंग नालियों में जाके फंस ना